हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, जो कि हमारे सीएसईटी के लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है। तो मैम, कल की क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? कल की क्लास में हमने लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक कर लिया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर क्रिएशन के बेसिस पे देखें तो चार तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं: एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस मतलब जो वर्ड्स का यूज करके, बोल के, लिख करके करते हैं। इम्प्लाइड यानी जो कंडक्ट से समझ में आ जाता है हमारे एक्शन से। और इम्प्लाइड का एक और नामकरण किया गया था हमने, जो मैंने आप लोगों को बताया था। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का एक और नाम है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एमसीक्यू में टेसिट कॉन्ट्रैक्ट आता है तो घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, ऑल इज वेल बोलने का। टेसिट मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्चुअल में पार्टीज नहीं बनाते हैं, लेकिन लॉ आपके ऊपर ड्यूटी क्रिएट कर देता है। जैसे कि फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, जेठालाल को बबीता का घुमा हुआ लॉस्ट पर्स मिल गया, तो जेठालाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो उस पर्स को सही सलामत बबीता जी तक पहुंचाए। तो यहाँ लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। भले पार्टी में पार्टियों ने नहीं बनाया, पार्टीज ने नहीं बनाया, कोई ऑफर नहीं था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो, इसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं था, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा होता है, इंटरनेट के द्वारा होता है। ठीक है, और इसको कौन सा एक्ट गवर्न करता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी गवर्न करता है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है आज की क्लास, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी देखें, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। अब ये छो टर्म को मैम हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास में इन सबको बहुत ही डिटेल में पढ़ना। और मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। अगर ये समझ लेना तो समझ लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। चार मेन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली वैलिडिटी के बेसिस पे, जो कि होते हैं हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम इस चार्ट के द्वारा इन चारों के डिफरेंस को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ मैम, अगर मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, ये जो बीच वाला है, अगर मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है वो बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और हम ये कैसे डिटरमाइन करते हैं मैम कि कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है कि नहीं? मैम सिंपल सी बात है, हमने पढ़ लिया है फर्स्ट क्लास में कि सेक्शन 10 में 10 कंडीशन दी हुई है। अगर वो 10 कंडीशन, सेक्शन 10 की जो कंडीशंस है वो फुलफिल होती हैं, मतलब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है और सारे ही वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सारे ही एसेंशियल एलिमेंट्स गिवन अंडर सेक्शन 10 आर प्रेजेंट, तो उस अग्रीमेंट को हम एनफोर्सेबल मानते हैं। लॉ में वो एनफोर्सेबल होता है, यानी कोर्ट उसको एनफोर्स करती है, कोर्ट में वो एनफोर्सेबल होता है, तो उसको हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइंड है मैम? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं मैम वॉइड एग्रीमेंट की। आपको पता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होता है, जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई ना कोई एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, तो वो तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। और वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड एग्रीमेंट। there is a difference between word void agreement and void contract. So when I say void agreement उसका मतलब अलग होता है, and when I say void contract उसका मतलब अलग होता है। तो यहां हम पढ़ रहे हैं व्हाट यू मीन बाय void agreement। और void agreement का एक और नाम है void ab initio। व्हाट यू मीन बाय ab initio? ab initio is a Latin term, it means void from the very beginning। void मतलब null, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर ऑफर एक्सेप्टेंस है ही नहीं या दोनों में से कुछ मिसिंग है तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर मान के चलो अग्रीमेंट हो गया विदाउट एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ही नहीं है, तो वो भी कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो वो तो कभी क्या हुआ, वो तो कभी वैलिड बना ही नहीं, तो वो तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होगा ना। इसीलिए ऐसे अग्रीमेंट जिसमें सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो। एंड वॉइड एब इनिशियो इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज जी। ऐसे एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, कभी वैलिड बने ही नहीं,
वो हो जाते हैं void ab initio। जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन 10 में कि पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, मतलब 3 लोग कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। माइनर, 18 साल से छोटा बच्चा जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, अनसाउंड माइंड पागल आदमी, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ जो जेल के अंदर बंद है या एलियन एनिमी है। अब अगर आप एक छोटे से 2 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, एक छोटे से दो साल के बच्चे के साथ अग्रीमेंट कर लिए, तो क्या वो वैलिड एग्रीमेंट है? द आंसर इज नो, इट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्यों? क्योंकि माइनर के साथ तो कोई वैलिड एग्रीमेंट होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है, तो इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो इट इज नोन एज वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड अब इनिशियो। आई होप आप लोग समझ गए हैं। अब आप लोग दो टर्म का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए, व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एग्रीमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा अग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल नहीं होता है उसको बोलते हैं हम वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वॉइड एग्रीमेंट, और ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता है उसको वो बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें सारे सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मैम, आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में ना वॉइड हो गया। जैसे मैम एग्जांपल दे दो, एग्जांपल के लिए मान के चलो कि सल्लू भाई, हमारा फेवरेट एग्जांपल, फर्स्ट हमारा फेवरेट एग्जांपल कौन सा? शाहरुख भाई ने ऑफर दिया था सल्लू भाई को कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ सारी चीजें प्रेजेंट है मैम, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, कंसिडरेशन भी है, फ्री कंसेंट है, सब कुछ है, सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये बन गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तब वो बिल्कुल वैलिड था, लेकिन मान के चलो उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई एक काम करते हैं, एक हफ्ते बाद मैं आऊंगा। सल्लू भाई ने बोला ठीक है मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा पैसा लेके, तू मेरे को वो बिल्डिंग खाली करके दे देना और एक हफ्ते बाद मैं तेरे को 200 करोड़ दे दूंगा। ये दोनों के बीच में बात हुई, लेकिन हुआ क्या, अगला हफ्ता आने से पहले ही, अगला हफ्ता आने से पहले ही किसी ने शाहरुख भाई के बंगले को जला करके राख कर दिया, किसी ने शाहरुख भाई के बंगले को जला करके राख कर दिया। अब बताओ, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तब वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले ही कुछ ऐसा हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिल्डिंग बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बंगला बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और बंगला तो अब जल गया, बंगला तो अब जल गया, तो अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है? द आंसर इज नो। अब वो कैसे मन्नत को बेचेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट तो अब वॉइड हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्टार्टिंग में जब बनाए जाते हैं तब वैलिड रहते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटना घट जाती है जिसके वजह से वो बाद में वॉइड हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप अब आप लोग डिफरेंस बिटवीन समझ गए हैं, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड था, बिगिनिंग से ही वॉइड था, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो था, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो स्टार्टिंग में वैलिड था, स्टार्टिंग में वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि वो बाद में वॉइड हो गया, इट बिकम्स वॉइड। बिकम्स वॉइड मतलब पहले से वॉइड नहीं था, बाद में वॉइड हो गया, तो उसको हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो देखो यहां मैंने लिखा है कि जो पहले अगर उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद हैं तो पहले वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जब बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीजेस यानी इट स्टॉप टू बी एनफोर्सेबल, पहले वो एनफोर्सेबल था, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे तब वो एनफोर्सेबल था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना घट गई कि नाउ इट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल, अब वो वॉइड हो गया है, पहले नहीं था अब बिकम हो गया, तो इट बिकम्स वॉइड। तो यहां पर बोला इफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट subsequently मतलब बाद में, मतलब later on, subsequently ceases to be enforceable by law, then it becomes void contract. I hope everybody is crystal clear.
ठीक है, ये जो जो दो टॉपिक हैं, कौन से, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इसमें सारे बच्चों को ना एकदम इसको ऐसे हवा बना के रखते हैं, कंफ्यूज होके रखते हैं। इसीलिए मैंने एक ही चार्ट बनाया इसको कंपाइल करने के लिए, ताकि आप लोग कंपेयर कर पाए और ये टॉपिक में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अभी आप समझ गए हैं वॉइड एग्रीमेंट मतलब स्टार्टिंग से वॉइड, मैम स्टार्टिंग से वॉइड, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पहले वैलिड था लेकिन बाद में इस सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, यानी बाद में कुछ ऐसी घटना घट गई कि अब वो स्टॉप हो गया एनफोर्सेबल होना, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ में आया सबको? आशीष बोल रहा है मैम लेट हो गई, कोई बात नहीं आशीष, बट हम थोड़ा सा 5 मिनट का पढ़ लिए हैं, तो आप बैकअप से कर लेना, बैकअप देख लेना। ओके, अब आते हैं हमारे चौथे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, विच इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और आपको पता है मैम, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है, जब एक पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता है, फ्री कंसेंट नहीं होता है। यानी कि अगर मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया या कोर्शन किया या अनड्यू इन्फ्लुएंस किया या मिसरिप्रेजेंटेशन किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव पार्टी। वेरी गुड। और मैं क्या बोलती हूँ एग्रीव पार्टी को? बेचारा पार्टी। बेचारी पार्टी। बेचारी पार्टी। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तब होता है जब इट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी, ओनली एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। तो यहां पर लिखा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एबल टू बी वॉइड। जरूरी नहीं है मैम वॉइड हो, बट इट इज एबल टू गेट वॉइड। और ऐसा कौन कौन से केसेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वो मैम आपको पता है, जब भी फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है ना, जब भी फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है ना, टू बी स्पेसिफिक, फ्रॉड, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक होता है, मिस्टेक नहीं सॉरी, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, तब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको पूछा जाएगा आप बताओ आप क्या चाहते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहते हो? तो अगर उस बेचारी पार्टी ने बोला हाँ ठीक है अब हो ही गया तो वैलिड रख लेते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। और अगर बेचारी पार्टी ने बोला नहीं नहीं इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को मैं खत्म करना चाहती हूं, तो वो चाहे तो उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकती है, यानी वॉइड भी कर सकती है। तो अगर किसी के साथ फ्री कंसेंट नहीं होता है, अगर किसी के साथ फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, तो जिस पार्टी का कंसेंट ऑब्टेन किया गया उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसको पूछा जाएगा कि ये तो हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब आप बताओ आप इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहते हो कि वॉइड कर देना चाहते हो? वो चाहे तो उसको वैलिड भी रख सकती है और वो चाहे तो उसको वॉइड भी कर सकती है या सकता है। समझ में आया सबको? एंड आई होप नाउ दिस 4 टर्म्स आर क्लियर टू यू। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल मतलब एबल टू बी वॉइड, बेचारी पार्टी चाहे तो उसको वॉइड कर सकती है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते वो वैलिड है कि वॉइड है, अभी के लिए वो वॉइडेबल है। बेचारी पार्टी चाहे तो उसको वैलिड भी रख सकती है और चाहे तो वॉइड भी कर सकती है। अब एक एक करके थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं मैम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक सेकेंड, ये जो सेक्शन है ये बहुत इजी है, सेक्शन बहुत इजी है, लाइन से है, देखो 2G 2H 2I 2J, लाइन से है, GHIJ, ABCD आती है सबको, GHIJ। 2G में क्या है, वॉइड एग्रीमेंट, H में क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, I में क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और J में क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लाइन से है GHIJ, 2G 2H 2I 2J। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हर पॉइंट को थोड़ा डिटेल में कवर कर लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये तो बहुत इजी है, जिसमें सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है, मतलब अगर सामने वाली पार्टी ने फुलफिल नहीं किया तो आप इस केस को, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल कराने के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैम वॉइड एग्रीमेंट।
वॉइड एग्रीमेंट के बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं। ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जिनको कोर्ट ने, जिनको लॉ ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर दिया है कि ये तो वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और आपको एक बात पता है मैम, ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, वो होते हैं वॉइड एब इनिशियो। और ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट जो सेक्शन 10 की कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं। एक एक करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड एब इनिशियो। अब ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट? फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। एक एक करके समझते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है एग्रीमेंट बाय पर्सन हु इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे कौन कौन से पर्सन है जो कंपीटेंट नहीं है, केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? हमें पता है मैम, माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो अगर ये लोग तीनों अग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो वो तो वॉइड एब इनिशियो होगा। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो आपको पहले ही पता है। और ये कहाँ लिखा था मैम? जब मैं आपको कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 11 में, कि अगर कोई माइनर बच्चा, 2 साल का बच्चा अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई अगर निब्बा निब्बी शादी करने का अग्रीमेंट करते हैं, तो वो कोई वैलिड एग्रीमेंट है नहीं, वो वॉइड अब इनिशियो है, क्योंकि अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैम, अग्रीमेंट मेड अंडर बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द अग्रीमेंट। बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सुना सुना लग रहा है क्या? यस मैम। कहाँ सुने हैं? दोनों तरफ से मैम, अगर गलती हो गई तो। मिस्टेक में पढ़े थे, याद आया? गलती Yes, से ma'am. मिस्टेक कहाँ गया? यस मैम। काफी ऊपर चला गया, ये रहा मिस्टेक। मिस्टेक में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि अगर यूनिलेटरल मिस्टेक होता है तब तो वैलिड होता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर बाइलेटरल मिस्टेक होता है, यानी दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक हो गई, तो ये माना जाता है वहां कंसेंसस आइडम ही नहीं है, और इसीलिए वो क्या होता है? वॉइड अब इनिशियो। देखो मैंने यहां भी आप लोग को पढ़ाया था कि अगर बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, अगर बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो वो एग्रीमेंट हो जाता है वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ये बात तो वहां भी पढ़ी हुई है, इसी बात को दोबारा लिखा हुआ है लड्डू। तो यहां हमने वही पढ़ा कि ऐसा एग्रीमेंट जहां बाइलेटरल मिस्टेक है, दोनों ही पार्टी को मिस्टेक हो गई, प्रोमिसर को भी मिस्टेक हो गई, प्रोमिस सी को भी मिस्टेक हो गई, तो यहां क्या हो गया मैडम? यहां हो गया कंसेंसस ऑफ आइडम ही नहीं है, तो कंसेंट ही नहीं है, तो ये कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये अग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और ये मैंने जब बाइलेटरल मिस्टेक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताई थी कि ये बात सेक्शन 20 में लिखी हुई है। आगे मैडम, ऐसा अग्रीमेंट जहां ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, सुना सुना लग रहा है क्या? यस मैम। कहाँ? यस मैम। कहाँ? यस मैम। मैम कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ये भी पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट, कल ही की क्लास में पढ़ाया था। हाँ, कल ही की क्लास में पढ़ाया था। उड़ नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऊपर से उड़ नहीं जाना चाहिए, रिवाइज करते रहना। यहाँ मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है, यानी इलीगल होता है, तो वो जो अग्रीमेंट होता है वो बन जाता है वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये भी पढ़ा हुआ है। और ये कहाँ दिया हुआ है मैम? ये मैं जब पढ़ाई थी तब मैं आपको बताई थी कि ये बात सेक्शन 23 में लिखी हुई है, तो उसी को दोबारा से कवर किया है वॉइड एग्रीमेंट वाले टॉपिक में, कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो वॉइड अब इनिशियो होगा? ऐसा एग्रीमेंट जहां ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है। और ये कहां दिया हुआ है मैम? ये सेक्शन 23 में दिया हुआ है। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है, ये तो तीनों लड्डू है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, रिपीट हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट मैडम, ऐसा अग्रीमेंट जहां ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट है। इसको एक बार पेंडिंग कर दो, इसको मैं जब पार्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तब कवर करेंगे। इस पॉइंट को एक बार पेंडिंग कर दो, इलीगल वाला पार्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगे, उसके बाद इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट, अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है। मैम वो तो वॉइड एब इनिशियो है ना,
सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट लिखा है कंसिडरेशन होना मौजूद है, अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो आपने अग्रीमेंट कर लिया, कंसिडरेशन ही नहीं है, तो मैम वो तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा ना, वो तो कभी जिंदगी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो विदाउट अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो। ये कहां दिया हुआ है मैम? ये दिया हुआ है सेक्शन 25 में। नेक्स्ट मैडम, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सुना सुना लग रहा है क्या? यस मैम, कहाँ पढ़े हैं? शादी करने से मना करना। हाँ, सल्लू भाई ने कल ही कैटरीना पढ़ा कैफ था। को बोला तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नो मैम। नो मैम। नो, क्यों? नो क्योंकि ये मैम। अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है। याद आया क्या? कल की क्लास में पढ़े थे अपोज्ड टू Yes, पब्लिक पॉलिसी, कहां गया? ये रहा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में हमने पढ़ा था ऐसा कोई भी अग्रीमेंट विच इज इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना, ये क्या होता है? ये कोई वैलिड नहीं होता है, आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। तो दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड दैट इज व्हाई इट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कभी भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो दिस इज अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना कि ऐसे कौन कौन से अग्रीमेंट है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, कल की क्लास में पढ़ा था हमने। तो ये सारे अग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? वॉइड एब इनिशियो। उसी को दोबारा रिपीट करके यहाँ लिखा हुआ है लड्डू। तो ये कहां लिखा है मैम कि ऐसा अग्रीमेंट जो किसी को शादी करने से रोकते हैं, शादी मैरिज करने से रोकते हैं, तो वो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। ये कहां दिया हुआ है मैम? सेक्शन 26 में। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये भी पढ़ा हुआ है कहां मैडम? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में, कि अगर आप किसी को धंधा करने से रोकते हो, वो शर्मा जी और वर्मा जी वाला एग्जाम्पल याद आया क्या? हाँ मैम। शर्मा जी वर्मा जी वाला एग्जाम्पल, आप किसी को धंधा करने से रोक सकते हो क्या? कोई मेरे को बोल सकता है क्या मैम आप पढ़ाना बंद कर दो, हम आपको 2 करोड़ रुपए दे देंगे? द आंसर इज नो। अगर आप किसी को ट्रेड करने से, बिजनेस या प्रोफेशन करने से रोक रहे हो तो दैट इज वॉइड एब इनिशियो। व्हाई? बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसा अग्रीमेंट विच इज इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड एब इनिशियो। ये कहां दिया हुआ है मैम? सेक्शन 27 में। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स यानी जो कोर्ट में सुनवाई वगैरह होती है ना, जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको बोलते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स। मान के चलो कि आपने किसी का मर्डर कर दिया या जो भी, आपने कुछ क्राइम कर दिया और किसी पार्टी ने आपको देख लिया, वो कौन है? चश्मुद्दीन गवाह। अब वो कोर्ट में गवाही देने ही जा रहा था कि आपने उसको ऐसे पकड़ के ले आया, इधर इधर, और उसको बोले तूने कुछ नहीं देखा, तू कोर्ट में कुछ नहीं बोलेगा, ले 2 करोड़, चुप हो जाना, एविडेंस नहीं देना है कोर्ट में देखो मेरे खिलाफ। तो ये क्या हो जाएगा? आप उसको कोर्ट में एविडेंस देने से रोक रहे हो, मतलब आप लीगल प्रोसीडिंग को अफेक्ट कर रहे हो, तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। नेक्स्ट, मान के चलो जज आपको दोषी घोषित करने ही वाला था, बहुत ज्यादा हिंदी हो गई क्या? जज वॉज अबाउट टू डिक्लेयर यू कल्प्रिट, ठीक है, जज आपको पनिशमेंट देने ही वाला था, 10 साल की सजा देने वाला था, और आपका क्या था? आपका कुछ पहचान वहचान थी, आपके दोस्त यार ने जज को पैसे खिला दिए और जज को बोला, जज को अलग से खोपचे में ले जाके मिलने गए और जज को बोला कि सुन इधर मेरी बात सुन, कितना पैसा चाहिए तेरे को बता, तू इसके अगेंस्ट में जजमेंट नहीं देगा, छोड़ देना इसको। तो आपने जज को क्या कर दी? घूसखोरी दे दी, उसको घूसखोरी करके उसका डिसीजन चेंज करवा दिया। क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं मैडम, आप ऐसे लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जो कोर्ट का सिस्टम है ना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा गलत, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। समझ में आया क्या? तो ऐसा अग्रीमेंट विच इज इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। आपको एमसीक्यू में आ जाएगा, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज, 4 ऑप्शन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एब इनिशियो, नन ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा आंसर? वॉइड। सिर्फ वॉइड, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो बोलो ना, क्यों? क्योंकि वॉइड एब इनिशियो। हाँ वॉइड एब इनिशियो या फिर वॉइड एग्रीमेंट बोलो, क्यों? क्योंकि वॉइड तो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, वॉइड एग्रीमेंट अलग होता है। वॉइड एब इनिशियो। हाँ, void ab initio, this is what, this is void ab initio, void from the very beginning, which means this is void agreement.
आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, ऐसा अग्रीमेंट जिसमें अनसर्टेनिटी है, मतलब कुछ भी फाइनल नहीं है। जो वो एग्जांपल कि मैंने सिद्धि को बोला, सिद्धि क्या तुम मेरा फोन कुछ पैसों में खरीदोगी, तो सिद्धि बोलेगी मैम ये कुछ पैसा क्या होता है, बताओ ना कितने में बेचोगे, 10,000 में बेचोगे, 5,000 में बेचोगे। तो कुछ पैसा अगर मैं बोल दी और सिद्धि ने बोला हाँ मैम मैं आपका फोन कुछ पैसों में खरीदूंगी, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ सर्टेनिटी ही नहीं है, फाइनल कुछ डिसीजन हुआ ही नहीं, यहाँ तो वेगनेस है, अनसर्टेनिटी है। तो दिस इज नॉट अ वैलिड अग्रीमेंट, दिस इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहां अनसर्टेनिटी होती है। ये कहां दिया हुआ है मैम? सेक्शन 29 में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऐसा अग्रीमेंट विच इज बाय वेजर, वेजरिंग अग्रीमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय वेजरिंग अग्रीमेंट मैम? सट्टेबाजी, सट्टेबाजी, सट्टेबाजी। जन्नत देखे हो ना, जन्नत, जहां मूवी जन्नत इमरान हाशमी की, वो क्या करता था हाँ उसमें? सट्टेबाजी करता था। हाँ मैम देखिए। देखिए सट्टेबाजी करता था वो उसमें, तो क्या वो वैलिड है? नहीं मैम, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और इसको हम क्या बोलते हैं? बेटिंग अग्रीमेंट भी बोलते हैं। बेट करना, शर्त लगाना कि इंडिया जीती तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, हार गई तो तू मेरे को देना। ठीक है, तो वेजरिंग अग्रीमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे आगे की क्लास में। वेजिंग अग्रीमेंट्स के बारे में और कुछ बातें आपके सिलेबस में बताई गई है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेजरिंग अग्रीमेंट्स के बारे में कहाँ दिया हुआ है मैम? सेक्शन 30 में दिया हुआ है अबाउट वेजरिंग अग्रीमेंट्स। सो वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। वेजरिंग अग्रीमेंट्स का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, दे आर वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो। अब आगे बढ़ते हैं मैम, दो और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं। अग्रीमेंट विच इज कंटीजेंट टू इम्पॉसिबल इवेंट। कंटीजेंट को एक बार पेंडिंग कर दो, हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो वहां पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, चांद तारे तोड़ के ला देना। कोई लड़के ने आपको बोला कि तुम मेरे से शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, क्या ये एक वैलिड अग्रीमेंट होगा? नो मैम। नहीं। क्यों? फ्रस्ट्रेशन। हाँ, नो मैम। हाँ क्यों? क्योंकि चांद तारे तोड़ के लाना पॉसिबल है क्या भैया? असली जिंदगी में जियो ना, मूवी की जिंदगी में क्यों जी रहे हो? चांद तारे तोड़ के लाना इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई अगर कोई आपको बोलता है कुछ इम्पॉसिबल काम कर दूंगा, ऐसा काम जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, दैट विल बी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो। जैसे राहुल गांधी अगर बोलता है कि तुम मुझे आलू दो, मैं मशीन, एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, और आपने आलू बेचने को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो करना पॉसिबल ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है आलू को आप सोने में कन्वर्ट कर दो, फिर तो जितने भी फार्मर्स हैं वो लोग तो करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, नो मैम। हाँ। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एक टॉपिक, व्हाट आर वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स विच इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, वॉइड एब इनिशियो। और उसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए मैम, हम ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं, बेसिकली ऐसे कौन कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं विच इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और आपको पता है मैम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन 2J। 2J क्या होता है मैम? देव बोल रहा है मैम, दिव्यांशी का रिप्लाई देखो। क्या है दिव्यांशी का रिप्लाई? मैम बोलना ही है, बोलना ही है तो थोड़ी ला लेना है। हाँ, तो आपको कोई लड़का ऐसा बोले ना दिव्यांशी कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, तो उसको बोलना इधर है, इधर है, और एक कान के नीचे घुमा के लगा देना, ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इधर ध्यान दो, चैट बॉक्स में ध्यान नहीं दो, अभी इधर पढ़ाई में ध्यान दो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैम आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड होता है लेकिन बाद में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके वजह से वो वॉइड हो जाता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स वॉइड। बिकम मतलब पहले नहीं था, बाद में बिकम हो गया, बाद में इट बिकम्स वॉइड। तो यहां पर क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, a contract
which ceases to be enforceable by law, it becomes void when it ceases to be enforceable. पहले वैलिड था, बाद में void हो गया. यानी कि ऐसा अग्रीमेंट जो जब ओरिजिनली क्रिएट होता है तब वो बिल्कुल वैलिड होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना घट गई ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, दैट इज इट बिकम void. अब आप बोलोगे मैम इतना तो हम समझ गए अच्छे से कि अवॉइड मीन्स वैलिड इन बिगिनिंग बट लेटर यानी बाद में, लेटर बिकम्स void. इतना तो हम समझ गए मैम. अब बता भी दो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी घटना घटने पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. तो ऐसी चार घटनाएं हैं, ऐसी चार सिचुएशन है जिन सिचुएशन में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में तो वैलिड होता है लेकिन बाद में वो वॉइड बन जाता है. सबसे पहली बात मैम, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी? मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पहले करना तो वॉइड था, बाद में कुछ पहले करना तो वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि वो वॉइड हो गया. जैसे मैंने सल्लू और शाहरुख वाला एग्जांपल दिया था कि सल्लू और शाहरुख भाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था बंगला खरीदने का. शाहरुख भाई ने बोला कि तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे क्या? सल्लू भाई ने बोल दिया हाँ मैं खरीदूंगा. दोनों के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन बंगला बेचने से पहले ही, बंगले की डिलीवरी करने से पहले ही किसी ने बंगले में आग लगा दी. अगर एक्चुअल में शाहरुख खान के बंगले में आग लगती है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, किसी ने क्या किया, शाहरुख खान के बंगले में आग लगा दी. अब क्या पॉसिबल है उस कॉन्ट्रैक्ट को करना? नहीं मैम, बंगला बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था, बंगला तो अब रहा ही नहीं, तो अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है? नहीं मैम, ये तो इम्पॉसिबल हो गया. मतलब आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, जब आपने किया था तब उसको परफॉर्म करना एकदम पॉसिबल था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना घट गई कि अब वो इम्पॉसिबल हो गया है, अब वो कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि वो रहा ही नहीं, तो वो बन जाएगा वॉइड. जैसे ही वो बंगला चल जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी और हमारी कलकत्ता वाली दीदी ने कॉन्ट्रैक्ट किया शादी का. दोनों ने बोला हम एक दूसरे से शादी करेंगे, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. मोदी ने और दीदी ने आपस में अग्रीमेंट किया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे. लेकिन बाद में क्या हुआ, जिस दिन शादी होने वाली थी ना, उससे एक दिन पहले ना दीदी टपक गई. उससे एक दिन पहले ना दीदी टपक गई. अब जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो बिल्कुल वैलिड था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में परफॉर्म करने से पहले ही कुछ ऐसी घटना हो गई कि अब वो इम्पॉसिबल हो गया. अब दीदी तो मर गई, अब दीदी का भूत शादी करेगा क्या? नहीं मैडम, अब कैसे होगी शादी, क्योंकि वो तो रही नहीं. तो अब तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया. तो इसको क्या बोलते हैं हम, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. पहले पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया. तो इस तरह के सिचुएशन में एक कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया जाता है तो वो वैलिड रहता है, लेकिन बाद में वो वॉइड बन जाता है. तो यही देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है. इफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बार बार मिट जाता है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल. बिकम इम्पॉसिबल मतलब पहले पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया. ठीक है, तो इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म आफ्टर इट इज मेड, तो वो वैलिड से क्या बन जाता है, वॉइड. वैलिड से क्या बन जाता है, वॉइड. आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो बिल्कुल लीगल था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि वो इलीगल बन गया. जैसे मान के चलो, अभी आपने किसी पाकिस्तान के ट्रेडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया सामान बेचने का, और क्या हुआ, जब आप सामान बेचने वाले थे उससे पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गई. तो अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गई, अब आप पाकिस्तानी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, वो इलीगल कहलाएगा. तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने मान के चलो आज का दिन है 29 सितंबर. 29 सितंबर को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं एक पाकिस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम उसको कुछ सामान बेचेंगे. मान के चलो मेरा सीमेंट का बिजनेस है, मैं उसको 10 बोरी सीमेंट बेचूंगी. लेकिन क्या हुआ, हमने सोचा कि सीमेंट की डिलीवरी होगी 2 हफ्ते बाद, और डिलीवरी होने से पहले ही क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया. और अब क्या हो गया मैम, अब आप एलियन एनिमी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, वो इलीगल कहलाएगा. तो जब कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था तब तो वो बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में क्या हो गया, परफॉर्म करने से पहले ही वो इलीगल हो गया. तो अब क्योंकि वो इलीगल हो गया तो अब वो वॉइड हो गया.
तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो तब वो लीगल रहता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो इलीगल हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि पहले ये वैलिड था लेकिन क्योंकि अब ये इलीगल हो गया है तो अब ये वॉइड हो गया है। एज इजी एज दैट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट यानी बाद में इलीगल बन जाता है, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बिकम इलीगल आफ्टर इट इज मेड, तो वो बाद में वॉइड बन जाएगा। पहले वैलिड था, बाद में वॉइड बन जाएगा। मैम हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऐसे सिचुएशन जब एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड होता है लेकिन कुछ ना कुछ घटना घटने की वजह से वो बाद में वॉइड हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल मैम, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंटीजेंट इवेंट, इसको पेंडिंग कर दो, जब अपन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रिप्यूडिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्यूडिएशन? रिप्यूडिएशन मींस कैंसिलेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, आपको पता है मैम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर किसी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी। अब बेचारी पार्टी चाहे तो उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वैलिड भी रख सकती है और अगर वो चाहे तो उसको वॉइड भी कर सकती है। तो मान के चलो जो बेचारी पार्टी थी जिसके साथ गलत हुआ, उसने उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, खत्म कर दिया, खारिज कर दिया, तो अब वो क्या हो जाएगा, वो पहले वॉइड नहीं था लेकिन वो अब वॉइड बन जाएगा। तो इस केस में भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मोदी जी ने दीदी को पूछा मुझसे शादी करोगी, दीदी ने बोला नहीं मैं नहीं करूंगी। फिर मोदी जी ने उनके कनपट्टे पे गन रख के बोला आप बताओ शादी करोगी, दीदी ने डर के मारे हाँ बोल दिया, हाँ मैं शादी करूंगी। तो यहाँ दीदी का कंसेंट फ्री नहीं था, क्यों? क्योंकि दीदी के साथ कोर्शन हुआ। तो अब मान के चलो शादी हो गई मोदी और दीदी की, अब दीदी के पास ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइडेबल। अब दीदी को पूछा जाएगा आप इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहती है यानी इस शादी को मानना चाहती हैं कि नहीं मानना चाहती हैं, कि आप इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देना चाहती हैं। तो अगर दीदी ने बोला नहीं मुझे ये शादी नहीं माननी है और दीदी ने उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट पहले से वॉइड नहीं है लेकिन बाद में वो वॉइड बन रहा है, तो व्हेन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड यानी कैंसल्ड यानी अवॉइडेड यानी कैंसल्ड, so when a valid voidable contract is rescinded, a contract becomes void, वो बाद में void बन जाता है। I hope everybody is crystal clear। ऐसी 4 सिचुएशन है, जिन 4 सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट पहले void नहीं होता है लेकिन वो बाद में void बन जाता है। जैसे कि बाद में इम्पॉसिबल हो गया, बाद में इलीगल हो गया और एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया गया। ये जो कंटीजेंट वाला पॉइंट है इसको जब हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ कवर कर लेंगे, इस पॉइंट को पेंडिंग रखो। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी बात है, रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड। अच्छा सॉरी, इसमें अलाउड होगा, रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड होगा, नॉट को काट दो, सही कर लेना नोट्स में, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं, वॉइड एग्रीमेंट के केस में, वॉइड एग्रीमेंट के केस में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट नॉट अलाउड एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में restoration of benefit is allowed। ऐसे अपने सुंदर सी हैंड राइटिंग में बना लेना, थोड़ा सा कॉपी में, मैंने जल्दी में बनाया है इसलिए इतनी बेकार हैंड राइटिंग आई है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो तो आपको भी पता है कि ये तो शुरू से ही वॉइड है, क्यों किया आपने, आपको भी पता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों किया आपने। अब आपने जो बेनिफिट दिया, अगर आपने सामने वाली पार्टी को कोई पैसा या कोई प्रॉपर्टी दे दी तो वापस नहीं मिलेगा, रीस्टोर नहीं होगा, वापस नहीं मिलेगा, सीधी बात, नो बकवास। अगर वॉइड एग्रीमेंट है यानी स्टार्टिंग से वॉइड है तो आपने एंटर ही क्यों किया, क्यों दिया कुछ सामने वाली पार्टी को, अब आपको वापस नहीं मिलेगा, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, किसमें, वॉइड एग्रीमेंट के केस में। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड रहता है बाद में वॉइड हो जाता है, तो मान के चलो हमारा जो सल्लू भाई और शाहरुख भाई वाला एग्जाम्पल था, हमारा जो
सल्लू भाई और शाहरुख भाई वाला एग्जाम्पल था, जिसमें शाहरुख भाई ने ऑफर दिया था कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे सल्लू भाई को। सल्लू भाई ने बोल दिया हाँ। अब मान के चलो सल्लू भाई ने 200 करोड़ रुपया रोकड़ा तो भिजवा दिया, 200 करोड़ रोकड़ा भिजवा दिया किसको, शाहरुख भाई को। लेकिन बाद में क्या हुआ, बंगला डिलीवर करने से पहले ही बंगला जल गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो अब इस केस में क्या सल्लू भाई को उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे? जो पैसे उसने दे दिए, पहले तो वैलिड था ना कॉन्ट्रैक्ट, तब उसने दिए थे, अब वॉइड हो गया, उसमें सल्लू की क्या गलती? बंगला जल गया, उसमें सल्लू की क्या गलती? तो अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो गया, तो जो बेनिफिट इसने दिया है, क्या ये इसको वापस नहीं मिलेगा? सल्लू भाई ने जो 200 करोड़ रोकड़ा भिजवाया, क्या उसको वापस नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी, मिलेगा। तो इसका मतलब कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट यानी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड। पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया, तो जो भी एक दूसरे पार्टी को जो बेनिफिट हुआ वो वापस करना पड़ेगा, वो रिस्टोर करना पड़ेगा। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट के केस में मान के चलो शाहरुख भाई किसी 2 साल के बच्चे के साथ अग्रीमेंट करते हैं कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे। अब वो बच्चे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, वो तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होगा। अब मान के चलो शाहरुख खान ने बंगला डिलीवर कर दिया, तो वो उसको वापस नहीं मिलेगा। क्यों? उसकी गलती। क्यों किया उसने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट? उसको तो पता था ना कि ये वॉइड एब इनिशियो है। तो वॉइड एब इनिशियो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई बेनिफिट आपने दे दिया सामने वाली पार्टी को, तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में अगर कोई बेनिफिट आपने सामने वाली पार्टी को दे दिया है, तो वो आपको वापस मिल सकता है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। Are we clear with this? इसका मतलब है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड, बट वॉइड एग्रीमेंट्स के केस में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज I। और ये अब तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। अब तो आप ही लोग मुझे बता देंगे मैम ऐसा अग्रीमेंट जो बेचारी पार्टी की इच्छा से एनफोर्सेबल हो सकता है। अगर बेचारी पार्टी बोलेगी एनफोर्सेबल करना है, वैलिड रखना है, तो ही वो एनफोर्सेबल होगा। अगर बेचारी पार्टी मना करेगी तो वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो ऐसा अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। और ये वन और मोर पार्टी किसकी बात कर रहा है? ये एग्रीव्ड पार्टी की बात कर रहा है, यानी बेचारी पार्टी की बात कर रहा है। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, डिफॉल्टिंग पार्टी जिसने गलत काम किया उसके ऑप्शन में नहीं, सिर्फ वन और मोर पार्टी यानी यहाँ बेचारी पार्टी की बात कर रहा है। ऐसा अग्रीमेंट जो तभी एनफोर्सेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी, उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और आपको एक बात पता है मैम, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकती है। और ये जो काम करना है ना, उसको रीजनेबल टाइम के अंदर करना पड़ेगा। कैसे मैडम? एक बात बताओ, मान के चलो मोदी ने गन दिखा के जबरदस्ती दीदी से शादी कर ली, तो यहां दीदी का कंसेंट फ्री नहीं था। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कोर्शन करके उसके ऊपर धमकी देके उससे शादी करवाई। अब आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइडेबल, क्योंकि यहाँ कंसेंट फ्री नहीं था, फ्री कंसेंट नहीं था। दीदी के ऑप्शन में, दीदी इज द बेचारी पार्टी, दीदी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकती है, चाहे तो वॉइड भी करा सकती है। मतलब वो चाहे तो ये भी बोल सकती है कि मैं इस शादी को मानना चाहती हूँ, वो चाहे तो ये भी बोल सकती है मैं इस शादी को नहीं मानना चाहती हूँ। लेकिन ये उसको रीजनेबल टाइम के अंदर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो अब वो 1 साल हो गया, 1 साल तक उसने कुछ नहीं बोला, मस्त मोदी जी के साथ रह ली। अब क्या वो 1 साल के बाद बोलेगी कि नहीं नहीं मेरे को शादी तोड़ना है, तो कोई मानेगा क्या उसकी बात? क्यों रहे 1 साल? तुम उसी समय बोलना था अगर तुमको शादी तोड़ना था तो अगर जो बेचारी पार्टी है उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है, तो उसको जो एक्शन लेना है वो रीजनेबल टाइम के अंदर लेना पड़ेगा। मैम ऐसा नहीं कि आप 2 साल शादी में रह लिए मोदी के साथ और आप बोल रहे हो नहीं इसने मुझसे जोर जबरदस्ती करके शादी कराई थी, अब मैं कैंसिल करना चाहती हूँ। अरे दीदी, तो उसी समय बोलना था ना। अब वो 2 साल के बाद आप बोल रही हो 2 साल मस्त शादी मना ली, अब बोल रहे हो अब तोड़ना है शादी। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी चलेगा दीदी। तो जो बेचारी पार्टी है यानी अग्रीव पार्टी है, उसको रीजनेबल टाइम के अंदर एक्शन लेना रहता है। और अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो उसने बोल दिया हाँ ठीक है चलेगा मेरे को, अब हो गया है तो मान लेते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर उसको कैंसिल कर दिया, बोला नहीं नहीं मैं ये शादी को नहीं मानूंगी, इसने मुझसे जोर जबरदस्ती करके शादी की है,
तो अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर उसको वॉइड कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। और आपको अगर एक ये बात पता है कि अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया रीजनेबल टाइम के अंदर तो ये मान लिया जाएगा कि उसको वो शादी मंजूर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। कब? अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर एक्शन नहीं लिया तो 2 साल तक मस्त शादी मना ली, कुछ नहीं बोला, कुछ एक्शन नहीं लिया, वॉइड नहीं किया, तो ये मान लेंगे हम कि उसको शादी मंजूर है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। समझ में आया क्या सबको? चैट बॉक्स में बहुत मस्ती कर रहे हो तुम लोग। चलो अभी बंद करो चैट बॉक्स। Yes, ma'am. इधर आओ, क्लास में ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक विच इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड, विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। यानी कि विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। लेकिन बेचारी पार्टी को जो एक्शन लेना है वो रीजनेबल टाइम के अंदर लेना पड़ेगा। रीजनेबल टाइम के अंदर अगर वो बोलती है वैलिड रखो तो वैलिड हो जाएगा, अगर वो वॉइड करती है तो वॉइड हो जाएगा। और अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया तो हम ये मानेंगे उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। और आपको पता है मैम, यहां पर मैंने ना यहां पर मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये पहले से वॉइड नहीं था, ये बाद में वॉइड हुआ, क्योंकि बेचारी पार्टी ने वॉइड किया तो ये बाद में वॉइड हुआ, इसीलिए ये बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वॉइड एग्रीमेंट। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इतू सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएगा। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दिस आर सम सेपरेट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको किसी भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक मत करना। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल वैलिड होता है, बिल्कुल वैलिड होता है, सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल डिफेक्ट होते हैं। व्हाट डू मीन बाय टेक्निकल डिफेक्ट? जैसे कि मान के चलो आपने चेक दिया किसी को, चेक जानते हैं आप सभी, चेक भरे हैं, किसी को चेक मिला है या फिर पापा हाँ, का हाँ, चेक मैम। देखे होंगे। Yes, ma'am. तो आपको पता है कि Yes, ma'am. चेक में आपको डेट डालना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है, अमाउंट लिखना पड़ता है। और ये क्या है हमारा? ये घूसखोरी है। दिख रहा है किसको दिया गया ये चेक? आम आदमी पार्टी को। यस ये चेक है, लेकिन इस चेक में क्या आपको डेट भरी हुई दिख रही है? No, ma'am. नो। Right. तो क्या ये चेक अगर बैंक में ले जाएंगे तो बैंक इसको एनकैश करेगा? No, द ma'am. आंसर इज नो। नहीं। ये चेक ना बाउंस No, हो ma'am. जाएगा, ये चेक बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट शुड बी प्रॉपर्ली डेटेड। अगर ये इसमें डेट नहीं लिखी है तो ये चेक वैलिड ही नहीं है। ये यहाँ क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट में तो सारे सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद थे, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट हो गया कुछ ना कुछ, जैसे हम डेट डालना भूल गए। तो ये क्या है? दिस इज अ टेक्निकल डिफेक्ट, और इस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो गया। तो इसे हम बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैसे तो वैलिड रहता है, नॉर्मली इट इज वैलिड, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट होता है। कौन सा डिफेक्ट होता है? टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड। देव एंड शुभम बहुत एक्टिव है आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, साइन करना भूल गए, प्रॉपर्टी बेच रहे थे, प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करना जरूरी था, साइन करना भूल गए, तो वो क्या हो जाएगा? वो टेक्निकल डिफेक्ट हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफेक्ट है। जब तक आप उसमें साइन नहीं करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर टोपा में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्ट में लिखा है अगर आप कोई जमीन बेच रहे हो तो वो जमीन के कागजात साइन होने चाहिए, बिना साइन के आप जमीन बेच सकते हो क्या? नहीं। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें साइन होना जरूरी है और आपने साइन नहीं किया तो उस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। जनरली तो वो वैलिड था, जनरली उसमें सारे सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट मौजूद थे, बट कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है। जैसे नो अटेस्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अटेस्टेशन? अटेस्टेशन मीन साइन, साइन करने को बोलते हैं अटेस्ट करना, अटेस्टेशन। ये मेरा ओरिजिनल साइन नहीं है, कॉपी करने की कोशिश मत करना, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, ये नहीं कि मैम का साइन कॉपी करेंगे, ये मेरा ओरिजिनल साइन नहीं है, आप लोगों को मैं पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही कर दिया है। थर्ड पॉइंट इज अंडर स्टैंपिंग।
स्टैम्प ठप्पा जो होता है और जो स्टैम्प हमें लगवाना पड़ता है, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें स्टैम्प पेपर में एग्जीक्यूट करने होते हैं, तो अगर स्टैम्प नहीं हुआ तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल डिफेक्ट है, जिसकी वजह से वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा जब तक आप उस टेक्निकल डिफेक्ट को ठीक नहीं कर देते। तो इसे हम बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। खत्म। अनएनफोर्सेबल इतना ही था। अनएनफोर्सेबल मतलब कुछ नहीं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल वैलिड होता है लेकिन बस कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल डिफेक्ट होते हैं और उस टेक्निकल डिफेक्ट के कारण वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, डेट नहीं डाला चेक में, अनडेटेड चेक। एग्जाम्पल, साइन नहीं किया, स्टैंपिंग नहीं की, ये सारी चीजें। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों मैम? क्योंकि कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलीगल अग्रीमेंट्स के बारे में, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वेजरिंग अग्रीमेंट्स के बारे में। वेजरिंग यानी सट्टेबाजी। कल की क्लास में हम लोग सट्टेबाजी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इलीगल अग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए ना कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेजर पोर्शन, बहुत भारी भारी जो टॉपिक्स है वो मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ छोटे मोटे आपके टॉपिक्स बचेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा मैम वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? अबाउट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड अग्रीमेंट, सॉरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void एग्रीमेंट, void कॉन्ट्रैक्ट, voidable कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल अग्रीमेंट्स, वेजरिंग अग्रीमेंट्स। तो ये सारे हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, रिकी बोल रहा है मैम नोट्स इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे नहीं होंगे? मेरा खून पसीना लगा है इसमें, बहुत टाइम दे करके मैंने बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नोट्स भेज दीजिएगा ग्रुप। ये भेज दिया Okay, मैंने, ma'am. Thank you. ये मैंने यहाँ तक पूरा भेज दिया है, यहाँ तक पूरा भेज दिया मैंने। जो आज की क्लास में जो मैंने नोट्स भेजे थे ना, 3 बजे भेजे थे मैंने, उसमें यहाँ तक पूरा कवर्ड है। कल की क्लास में जो पढ़ेंगे ना वो भी कवर्ड है। ओके मैम, थैंक ग्रुप यू में मैम। चेक करना, ग्रुप में भेज दिया मैंने। और जो हाँ लोग मैम, आ गया लॉजिकल, आपका। हाँ जो लोग हाँ मैम, देख। जो लोग लॉजिकल रीजनिंग वाले ग्रुप में नहीं है वो ऐड हो जाना। मुझे लगा उस लड़की को भेजे हैं आप जो मांग रहे थे, तो मैंने। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो भाई। नो मैम। तो आज की क्लास एंड करें? ओके मैम। ओके, हाँ मैम। टेक केयर, बाय बाय मैम। बाय मैम।